Hello, dear students. Today we will discuss certain important questions. And before we start, let's start with a positive note. That is, tomorrow is too late. Yesterday is over. And now is exactly the right moment. So start. I brought some important questions for you from chapter number 2, that is acid, base and salt. Here is the question number 1. You have been given 3 test tubes. The 3 test tubes contain distilled water, acidic solution and basic solution respectively. There is only red litmus paper available in order to identify What is there in each test tube? आपके पास सिर्फ रेड लिटमस पेपर है जिससे आपको पहचानना है कि इन तीनों टेस्ट ट्यूब किस टेस्ट ट्यूब में कौन सा सॉल्यूशन है। एक टेस्ट ट्यूब में एसिडिक है, एक में बेसिक है, एक में डिस्टिल वाटर है। तो सबसे पहले यहाँ 2-3 तरीके हैं टेस्ट करने के लिए। आपको पता है कुछ बेसिक चीज़ें, जैसे acid turn blue litmus paper into red and bases turn red litmus paper into blue। तो आपके पास रेड लिटमस पेपर है, आप उस रेड लिटमस पेपर को तीनों टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। द सॉल्यूशन इन विच द रेड लिटमस पेपर टर्न इनटू ब्लू दैट विल बी बेसिक। तो आपने जब एक सॉल्यूशन में देखा कि रेड जो है वो ब्लू में चेंज होता है, से फॉर एग्जांपल टेस्ट ट्यूब बी, सो यू गॉट दिस इंफॉर्मेशन दैट टेस्ट ट्यूब बी इज बेस। नाउ हाउ you will got this information? While turning the red litmus paper into blue, that means now you have blue litmus paper also, right? Number 1, this blue litmus paper can be tested into both of the remaining solution। इसमें और इसमें हम वापस इस blue litmus paper को चेक करेंगे। तो जिस सॉल्यूशन में ब्लू जो है वो चेंज हो जाएगा वापस रेड में, that will be acidic solution। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आपको पता है कि सेकंड वाला बेसिक सॉल्यूशन है, तो इसमें आप क्या करेंगे, पहले ये वाला सॉल्यूशन ऐड करेंगे और टेस्ट ट्यूब को टच करेंगे। इफ़ देयर इज़ नो वार्मथ, अगर टेस्ट ट्यूब हीट नहीं होती है, इसका मतलब ये है कि ये न्यूट्रल है, यानी कि डिस्टिल वाटर हो सकता है। लेकिन यदि टेस्ट ट्यूब हीट अप होती है, टेस्ट ट्यूब गर्म होती है, हीट होती है टेस्ट ट्यूब, तो इसका मतलब ये है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई है। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तभी होगी जब कोई एसिड और बेस की रिएक्शन होगी। तो इस तरह से आप जो नेक्स्ट लिक्विड है वो एसिड मान लेंगे। एक और तरीका है क्या ये पता करने का कि कौन से टेस्ट ट्यूब में कौन सा लिक्विड है, वो ये कि हमारा जो रेड लिटमस पेपर है वो टर्न हो जाएगा ब्लू में इन केस ऑफ बेस। तो हम बेस को आइडेंटिफाई कर लेंगे। नेक्स्ट, रेड लिटमस पेपर का कोई भी कलर चेंज नहीं होगा इन केस ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन में रेड रिमेन्स रेड ओनली, बट इन न्यूट्रल सॉल्यूशन इसका कलर जो है वो लाइट हो जाएगा, थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, और यू कैन से इट विल बी चेंजेस इनटू पर्पल, थोड़ा सा पर्पल हो जाएगा। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं कौन से टेस्ट ट्यूब में कौन सा सॉल्यूशन है। Here is the written answer. You can see the same thing is written over here. Moving to the next question, why should curd and sour substances not kept in brass and copper vessels? See, brass और copper vessels made by the metal। आपको पता है कि ब्रास और कॉपर ऑलरेडी मेटल है, ब्रास जो है वो मिक्सचर ऑफ मेटल्स है। तो ये दोनों जो है वो मेटल्स से बने कंटेनर होते हैं। अब मेटल
प्लस कर्ड क्या होता है, कर्ड सॉर होता है, एंड सॉर मीन्स ये इसमें एसिड प्रेजेंट है। कर्ड में कौन सा एसिड है, लैक्टिक एसिड। सॉर सब्सटेंस में क्या होंगे, एसिड होंगे। तो जितने भी सॉर सब्सटेंसेस हैं, कर्ड है, इनमें एसिड होता है, और इन्हें मेटल कंटेनर, मेटल वेसल्स में क्यों नहीं रखते हैं, ये क्वेश्चन है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब मेटल एसिड से रिएक्शन करती है तो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस भी बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। ये हाइड्रोजन गैस जो है वो फूड सब्सटेंसेस को, पिकल्स को या कर्ड को पॉइजन में कन्वर्ट कर देती है, हमारी बॉडी के लिए जो हार्मफुल होता है। दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट कैप्ड इन ब्रास और कॉपर वेसल्स। Here you can see the answer. Now next question is, metal compound A react with dilute hydrochloric acid। कोई मेटल कंपाउंड A है जो HCl से रिएक्शन कर रहा है टू प्रोड्यूस एफरवेसेंस, कोई गैस निकलती है। द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विश अ बर्निंग कैंडल। तो फायर एक्सटिंग्विशर्स के लिए कौन सी गैस को यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपोनेंट फॉर्म इज कैल्शियम क्लोराइड। तो इन्होंने बताया कि एक कंपोनेंट जो है वो कैल्शियम क्लोराइड भी बन रहा है। तो ये दो प्रोडक्ट आपके सामने आ गए हैं, कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है, यानी कि Cl कम्स फ्रॉम दिस पोर्शन, और कैल्शियम डेफिनेटली यहाँ होगा, कैल्शियम डेफिनेटली यहाँ होगा। अब चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट जब रिएक्शन करता है क्लोरीन से, HCl से, तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर प्रोड्यूस होता है। ये रिएक्शन होगी। इसको आप बैलेंस कर सकते हैं। कैसे बैलेंस कर सकते हैं, नाउ यू कैन सी हेयर हाइड्रोजन इज 2, तो आपने यहाँ 2 लिख देना है। हाइड्रोजन गॉट वैलेंस, क्लोराइड हेयर इज 2, हेयर इज ऑल्सो 2, कैल्शियम इज 1, हेयर इज 1। नाउ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 3 इज हेयर, you can see 2 oxygen and 1 over here, 3 oxygen is here, carbon 1 is here and here also 1. So in this way you got the complete valence equation as well as you got the product. Now next question, here is the answer. Next question is, why do HCl, HNO3 etc. so acidic character? ये जो HCl है, HNO3 है, ये एसिडिक कैरेक्टर क्यों शो करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में? वाइल सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड लाइक एल्कोहल, ग्लूकोज डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर। ग्लूकोज और एल्कोहल इनमें भी हाइड्रोजन होता है, और एसिड जो HCl है इसमें भी हाइड्रोजन है, लेकिन जो HNO3 और HCl वाला हाइड्रोजन है ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन आयन में डिसोसिएट हो जाता है एक्वस सॉल्यूशन में, राइट। और जब तक ये हाइड्रोजन आयन नहीं मिलेंगे एक्वस सॉल्यूशन में, तब तक जो है वो एसिडिक प्रॉपर्टी सामने नहीं आएगी। इट कैन नॉट बी से इट इज़ एसिड। सो इन केस ऑफ एसिड्स द हाइड्रोजन इज डिसोसिएबल, हाइड्रोजन डीअटैचेबल होता है और हाइड्रोजन आयन बना लेता है। But in case of alcohol and glucose, these hydrogen present in alcohol and glucose are not dissociable. Dissociable नहीं होता है वो, इसलिए वो जो है acidic character शो नहीं करता है, and that is the reason. Okay, now let's move to the next question. Next question is, here you can see the next question. Why does an aqueous solution of an acid conduct electricity? The same reason is there. Aqueous solution of an acid. Aqueous solution of acid always produce hydrogen ion, and ions are responsible for the conduction of electricity.
That is why aqueous solution of acid conduct electricity. Here you can see the answer. Now next question is, why does dry HCl gas not change the color of dry litmus paper? This diagram you can see, it is in your notebook. Here NaCl is taken and concentrated sulfuric acid is taken, and in the reaction of NaCl, let's first see the reaction. When NaCl react with sulfuric acid, what it is formed? It form sodium sulfate. सोडियम सल्फेट फॉर्म कर लेता है और HCl गैस के फॉर्म में निकलती है। अब गैस के फॉर्म में निकल रहा है, यानी कि ये क्या होगा, ये गैस है। और लिटमस पेपर कब कलर चेंज करेगा? या तो लिटमस पेपर मॉइस्ट हो, यहाँ साफ साफ लिखा है ड्राई लिटमस पेपर। अगर मॉइस्ट लिटमस पेपर लेंगे तो उसमें क्या होगा, मॉइस्ट लिटमस पेपर में वाटर होगा, एक्वा होगा, या फिर गैस जो निकल रही है ये एक्वस सॉल्यूशन में निकले तो भी लिटमस पेपर जो है वो कलर चेंज कर लेगा। लेकिन सिंस वी नो दैट एसिडिक कैरेक्टर इज ओनली बिकॉज ऑफ hydronium ion and that is produced in aqueous solution. Here we can see HCl gas, since it is a gas, it does not have hydrogen ion, aqueous hydrogen ion, and at the same time the litmus paper is not moist, which do not contain any aqueous solution or aqueous form of water. So in that case the HCl gas will not change the color of dry litmus paper. Here you can see the answer also is there. Now next question is, while diluting an acid, why is recommended that the acid should be added to water, not water to the acid? See, acid, adding water in acid, जब भी हम वाटर एसिड में ऐड करेंगे तो उसको बोलते हैं डाइल्यूशन। हम क्या कर रहे हैं, एसिड को डाइल्यूट कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन को डाइल्यूट कर रहे हैं। तो उस केस में सिंस वाटर जब एसिड में ऐड होता है तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। कैसी रिएक्शन होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट निकलती है। अब अगर हम वाटर एसिड में ऐड करेंगे तो बहुत सारी हीट निकलेगी, विग्रसली इट विल कम्स आउट एंड इट एक्सप्लोड। वो एक्सप्लोजन भी कर सकती है, ठीक है, और हार्मफुल भी हो सकती है। तो इसीलिए वाटर को एसिड में नहीं ऐड करते हैं, वाटर को एसिड में ऐड नहीं करते हैं। क्या करते हैं, वाटर लेते हैं एक कंटेनर में और उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड ऐड करते हैं। किस में? वाटर में। यानी A to Z जाएंगे अल्फ़ाबेटिकली, है ना। यानी एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर में ऐड करेंगे और कॉन्स्टेंटली स्टिर करेंगे, इसको चलाते जाएंगे, घुमाते जाएंगे, सो दैट वट एवर द हीट विल कम्स आउट बाय डाइल्यूशन इट विल बी डिजॉल्व एंड एकोमोडेट इनसाइड द water only. So this is the reason why when we dilute the acid, we should add acid into water, not water into acid. Let's go for the next question. Next question, how is the concentration of hydronium ion affected when solution of an acid is diluted? अगर एसिड को डाइल्यूट कर रहे हैं तो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन, हमेशा याद रखिए कि जब एसिड के डाइल्यूशन करेंगे तो हाइड्रोजन आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज़ होगी। क्या होगी? डिक्रीज़ होगी। और जब एसिड को कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो इंक्रीज़ होगी। दूसरा क्वेश्चन इसी में बनता है, व्हाट इफेक्ट डज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयंस हैव ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन? अगर H+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? सॉल्यूशन विल बी स्ट्रॉन्ग एसिड। और अगर हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम है तो सॉल्यूशन विल बी कैसा हो जाएगा? सॉल्यूशन वीक एसिड। प्लीज़ डू रिमेंबर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH आयंस अफेक्टेड
अब ठीक वैसा ही क्वेश्चन है, व्हेन एक्सेस ऑफ बेस इज डिजॉल्व इन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एज वी नो दैट इट इज़ ऑलरेडी अ बेस, ये एक बेस है, ठीक है। एक्सेस बेस, अगर हम इस बेस में और डिज़ोल्व करेंगे, इसमें और बेस ऐड करते हैं, है ना, और वी नो दैट बेस में क्या होता है, बेस में होता है OH माइनस आयन। तो जब हम OH माइनस आयन और सोडियम हाइड्रोक्साइड में ऐड करेंगे तो OH आयन पे क्या असर होगा, तो OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ होगी, बढ़ेगी, यानी इट विल बिकम स्ट्रॉन्ग बेस, इट विल बिकम स्ट्रॉन्ग बेस। Please do remember. Next question. Next question. 5 solution A, B, C, D, E when tested with universal indicator showed pH 4, 1, 11, 7, 9 respectively. Which solution is neutral? अब न्यूट्रल कौन सा होगा, pH स्केल आपने पढ़ा होगा, pH स्केल में जो स्केल है वो 0 से लेके 14 तक जाता है और बीच में कितना होता है 7 जो है वो न्यूट्रल को रिप्रेजेंट करता है। 7 से 0 की तरफ जाएंगे तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है और 7 से 14 की तरफ जाएंगे तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, ठीक है। अब कौन सा सोल्यूशन न्यूट्रल होगा, जो 7 पे है, तो सोल्यूशन विच एट नंबर 7 विल बी न्यूट्रल। विच इज़ स्ट्रांगली एल्कलाइन 11 और 9, तो 11 जो है वो 7 से ज़्यादा दूर है, इसलिए 11 वाला जो है वो ज़्यादा स्ट्रांगली एल्कलाइन होगा। स्ट्रांगली एसिड जिसका 1 है, जो बिल्कुल इस तरफ होगा, वो स्ट्रांगली एसिडिक होगा, यानी 1। वीक एसिड 4 एंड व्हाट इज़ लेफ्ट इज़ वीक एल्कलाइन, दैट विल बी 9। So in this way you can solve this question. Here you can see the answer. Now next question, do basic solution also have H plus ion? If yes, then why are they are basic? See, basic solution, whether solution is acidic or basic, in acidic solution hydrogen ion is also present, in basic solution OH ions is also present. कोई भी हो सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन बेसिक है तो उसमें H प्लस आयंस भी होंगे, लेकिन H प्लस आयंस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत कम होगी एज़ कम्पेयर टू OH आयंस। H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी एज़ कम्पेयर टू OH माइनस आयन, तो इसीलिए ये एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करता, ये बेसिक कैरेक्टर शो करता है, राइट। यही क्वेश्चन उल्टा करके भी पूछ सकते हैं, डू एसिडिक सॉल्यूशन आल्सो हैव OH माइनस आयन एक्वस? अगर हाँ तो फिर वो एसिडिक क्यों है, इसलिए क्योंकि उसमें उस केस में क्या होगा, H प्लस की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए वो एसिडिक कैरेक्टर शो करेंगे एज़ कम्पेयर टू OH माइनस। और इस वाले केस में OH माइनस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू H प्लस, इसलिए ये बेसिक हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Under what soil condition do you think a farmer would treat the soil of his field with quicklime? अब क्विकलाइम क्या होता है, ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड यानी मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, आपको पता है ना, 8th क्लास में आपने पढ़ा था, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो किस कंडीशन में ये क्विकलाइम से ट्रीट करेंगे, जब सॉइल कैसी होगी, सॉइल जब एसिडिक होगी, सॉइल जब एसिडिक होगी तब ये क्विकलाइम से क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। लेट्स सी द आंसर। इफ द सॉइल इज एसिडिक इन नेचर, pH below 7, then the field should be treated with quicklime. I hope you understand. Moving to the next question. Next question is, what will happen if a solution of sodium is heated? अब यहाँ देखो बच्चों कि क्या होगा जब सॉल्यूशन ऑफ सोडियम इज़ हीटेड। गिव द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व। क्या होगा, इक्वेशन क्या होगी, हीटिंग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यहाँ पे कंप्लीट नहीं है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने की बात कर रहे हैं ये CO3, राइट। तो इस केस में क्या होगा, जब इसको गर्म करेंगे, जब इसको गर्म करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, वाटर बनेगा। लेट्स सी द आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड बना, वाटर बना और सोडियम
कार्बोनेट बना, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं, है ना, तो इसका यूज़ इसीलिए होता है क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ प्रोड्यूस, दैट इज़ द रीज़न फॉर द फ्लफी काइंड ऑफ फूड वी कैन प्रिपेयर बाय एडिंग बेकिंग सोडा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रस्ड एग सेल। अब क्रस्ड एग सेल आपको पता होना चाहिए क्या होता है। एग सेल आप देख सकते हो वाइट कलर के होते हैं, ये इसलिए वाइट कलर के होते हैं क्योंकि इसमें होता है कैल्शियम कार्बोनेट, राइट। तो क्रस्ड एग सेल से एक सॉल्यूशन ट्रीट करता है टू गिव गैस दैट टर्न लाइम वाटर मिल्की। अब लाइम वाटर मिल्की आपको हमेशा याद रखना है, कौन सी गैस टर्न करती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो लाइम वाटर मिल्की को चेंज कर, द सॉल्यूशन इज। अब आप बताइए ये सॉल्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड कब देगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड कब देगा। अभी हमने पहले रिएक्शन देखा था, जब ये रिएक्शन करेगा किसी एसिड से तो क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कौन से एसिड से रिएक्शन होगी, HCl। HCl से जब रिएक्शन होगी तो ये बनाएगा कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर इज HCl। Okay, here is the equation and explanation already done. Next question is compounds such as alcohol and glucose also contain hydrogen but are not categorized as acid. Describe an activity to prove it. हमें कोई एक्टिविटी करना है जिससे ये बताना है कि जो ग्लूकोज है, जो अल्कोहल है, ये एसिड नहीं है। तो ये इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने एक एक्टिविटी को प्रिपेयर किया। हमने इस तरह का एक सेटअप रखेंगे जिससे हम कंडक्टिविटी को टेस्ट करेंगे। एंड वी नो दैट एसिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एसिड कैसे होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि वो H+ आयंस देते हैं, इसलिए तो ये एसिड होते हैं। तो हमने एक एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन एसिड वी हैव टेकन इनटू द कंटेनर। यहाँ पे हम एक कंटेनर में एक्वस सोल्यूशन ले लेंगे। ये लिया हुआ है डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ HCl। और जब हम इस सर्किट को कंप्लीट करेंगे थ्रू द बैटरी एंड बल्ब, व्हेन वी टर्न ऑन द स्विच द बल्ब विल ग्लो। बल्ब ग्लो करेगा किस केस में, जब हम एसिड लेंगे। अब हम एसिड को अलग करके सेकंड केस ले लेते हैं। सेकंड केस में हम इसमें क्या ले लेते हैं, अल्कोहल ले लेते हैं। अल्कोहल ले लेते हैं यहाँ एसिड की जगह अल्कोहल। तो अल्कोहल के केस में जब हम ये कंप्लीट करते हैं सर्किट और स्विच को ऑन करते हैं तो बल्ब विल नॉट ग्लो। थर्ड केस में हम ग्लूकोज ले लेते हैं। ग्लूकोज के केस में भी बल्ब विल नॉट ग्लो। दैट शोज दैट दो दे हैव हाइड्रोजन बट दे आर नॉट कैटेगराइज एज एसिड सिंस दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनी काइंड ऑफ हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सोल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डज डिस्टिल वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब डिस्टिल वाटर क्या है पहले ये समझ लेते हैं। डिस्टिल वाटर दो वर्ड से बना है, डिस्टिल्ड और वाटर। अब डिस्टिल्ड क्या है, डिस्टिल जो है वो डिस्टिलेशन प्रोसेस से बना हुआ है, याद रखेंगे इसको, डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन क्या है इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। डिस्टिलेशन द प्रोसेस विच इज़ डन बाय टू प्रोसेस, व्हेन इवोपरेशन फॉलोड बाय कंडेंसेशन। जब इवोपरेशन कंडेंसेशन के बाद होती है, पहले होती है, इवोपरेशन के बाद कंडेंसेशन होती है, उसको हम डिस्टिलेशन प्रोसेस कहते हैं। फर्स्ट से फॉर एग्जांपल वी हैव वाटर, और वाटर में हमने क्या किया है, वाटर में हमने, लेट्स गो लिटिल अहेड। ओके, सो वाटर को हम सबसे पहले गर्म करेंगे थ्रू द हीट। वी हैव बर्नर, हमने गर्म किया, ये वेपर में कन्वर्ट हुआ और यहाँ हमने आइस क्यूब रख दिया। तो ये वेपर जो यहाँ से बनी वो वापस आके एक कंटेनर में इकट्ठी हो गई। नाउ सो एवोपरेशन व्हेन फॉलोड बाय कंडेंसेशन इज नोन एज डिस्टिलेशन। ओके, तो अब ये कह रहे हैं कि डिस्टिल वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी।
अब इस प्रोसेस में जो वाटर हमें मिलेगा इसको हम डिस्टिल वाटर बोलेंगे, और ये डिस्टिल वाटर में किसी भी तरह की आपको इम्प्योरिटीज़ नज़र नहीं आएंगी, नो इम्प्योरिटीज़. So since it does not have any kind of impurity, so it will not conduct electricity, because to conduct the electricity they are not producing sufficient amount of ions. Ions will not be in that amount. So distilled water do not conduct electricity. Where is rain water? Rain water is actually when rain comes fall down into the earth, it dissolves certain oxides जैसे CO2, SO2, कुछ इम्प्योरिटीज़ जो है वाटर में, रेन वाटर में डिज़ोल्व हो जाती हैं, और ये इसके साथ मिलके क्या कर लेते हैं, ये इसके साथ मिलके एसिड बना लेते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाती है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर. नाउ नेक्स्ट मूव द क्वेश्चन. Why do acid not so acidic behavior in absence of water? एसिड मैंने पहले ही बताया है, एसिड तभी एसिडिक बिहेवियर को शो करेंगे जब वो H प्लस आयंस देंगे, और H प्लस आयंस वो तभी देंगे जब वो एक्वस सॉल्यूशन में होंगे. दैट इज़ वाई इन एब्सेंस ऑफ वाटर दे डू नॉट प्रोड्यूस H प्लस आयंस, एंड दैट इज़ वाई दे डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर. वाटर में ही ये H प्लस आयंस देंगे, अगर वाटर नहीं है तो ये H प्लस आयंस नहीं देंगे और इनका एसिडिक बिहेवियर पता नहीं चलेगा. Let's move to the second last question. Equal length of magnesium ribbon are taken in the test tube A and B. HCl is added to A and acetic acid is added to B. Right? Amount, the concentration taken for both are same. अब एक में acetic acid है, right? और एक में HCl लिया हुआ है. acetic acid और HCl लिया हुआ है. कॉन्सेंट्रेशन दोनों की जो है वो सेम है. ए वाले में जो है वो HCl लिया है, बी वाले में एसिटिक एसिड लिया है. अब HCl और एसिटिक एसिड में डिफरेंस देखेंगे. HCl क्या है? एक मिनरल एसिड है. आपको पता होगा कि मिनरल एसिड सारे कैसे होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं. दे आर स्ट्रॉन्ग इन नेचर, दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड एज कंपेयर टू एसिटिक एसिड. दे आर वीक एसिड. वीक एसिड मतलब ये ऑर्गेनिक एसिड हैं, इसलिए एज कंपेयर टू मिनरल एसिड दे आर वीक एसिड, राइट? दे आर ऑर्गेनिक एसिड. सो सिंस HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड एज कंपेयर टू एसिटिक एसिड ऑफ इक्वल कॉन्सेंट्रेशन, राइट? दैट इज़ वाई जब मैग्नीशियम इसमें ऐड होगा तो मैग्नीशियम सिंस इट इज़ ए मेटल, तो हमें पता है कि मेटल जब रिएक्ट करती है एसिड से तो क्या होता है, तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है अलॉन्ग विद सॉल्ट. तो यहाँ पे सॉल्ट बन जाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है. अब चूँकि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है इसलिए ज़्यादा फिजिंग होगा, यानी ज़्यादा हाइड्रोजन निकलेगी. ओके, सो नाउ लेट्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मिल्कमैन एडेड ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश द मिल्क. क्वेश्चन इज वाई डज he shift the pH of the fresh milk 6 to slightly alkaline, और why does the milk take long time to set the curd. अब कर्ड ये क्या होता है? कर्ड एसिड है, राइट? और एसिड में चेंज होने के लिए इसका pH डाउन होना ज़रूरी है. pH अगर नीचे जाएगा 7 से तो ही ये एसिड में चेंज होगा, अदरवाइज ये चेंज नहीं होगा. लेकिन जब हम बेकिंग सोडा, यानी बेकिंग सोडा में क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो जब ये ऐड कर देते हैं तो इसका pH जो है वो 7 से 7 to 8 के बीच में आ जाता है. अब 7 to 8 के बीच में जब pH सेट हो जाता है तो इसको टाइम लगता है 7 से नीचे आने के लिए. इसीलिए मिल्क जो है आसानी से कर्ड में चेंज नहीं होता, इट टेक टाइम. ओके, हेयर यू कैन सी द आंसर. दिस मिल्क टेक लॉन्ग टाइम टू सेट द कर्ड बिकॉज द लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हेयर first neutralize the pH, then pH is reduced to turn to the curd. Let's move to the last question. Last question is plaster of Paris should be stored in moisture proof container. Plaster of Paris जो है वो moisture proof container में ही रखना चाहिए. Explain why. Plaster of Paris का जो फार्मूला है वो होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O. अब ये हाफ H2O है. अगर हम मान लीजिए मॉइस्चर प्रूफ में नहीं रखते हैं
तो ये बाकी क्या करेगा, और वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर लेगा और किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। अब ये क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, ये होता है जिप्सम। तो इसको अगर ये जिप्सम बना लेगा तो जिप्सम चूँकि हार्ड होता है ना, इसीलिए इसको मॉइस्चर प्रूफ में रखते हैं। मॉइस्चर प्रूफ में रखने से ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन नहीं हो पाता और पीओपी जो है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, वो चेंज नहीं होता है जिप्सम में। आई होप you enjoy the video and you understand all the question. Still, if suppose you have any doubt, you can please comment on the chat box. Thank you everyone. Thank you so much.